Hello everyone. Today we have one expert with us, Mr. Sunil Gupta ji, and he himself is an IIM alumni. सर, आज जो जिन टॉपिक पे हम लोग को चर्चा करनी है, एलाबोरेशन करना है, वो सिर्फ और सिर्फ ये होगा. वन थिंग इज वाई कैट एंड देन हाउ टू गो फॉर कैट. तो क्यों ना शुरुआत कुछ इस तरह से की जाए, क्योंकि स्पेशली सिटी लाइक कानपुर, जहाँ पर आईआईटी को छोड़ करके बाकी जो बच्चा है, चाहे वो बीबीए का हो या वो नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज का है, वो एक साइको फियर में रहता है कि कैट इज नॉट माय बेबी एंड आई कांट बेर इट. तो उसको लेकर के थोड़ा सा शुरुआत कीजिए कि किस तरह से एक एस्पिरेंट को कैट को देखना है, किस समय प्रिपरेशन की शुरुआत करनी है, कैसे करना है. तो मुझे लग रहा है इस पे आज डिटेल से चर्चा की ओके जाए. अब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगा. करीबन 6 to 7 years बैक 2018 में जब मैंने आईएमएस को शुरू किया, जी हाँ. तो कानपुर शहर से सर हार्डली बहुत ही ऐसे कुछ ही बच्चे होते थे जो शायद आईएम जाते थे. और जो आपने बिल्कुल सही कहा कि देयर वाज अ साइको फियर, या बहुत बार क्या होता है कि बहुत से बच्चों को लगता था अरे नहीं, आईएम्स तो सिर्फ आईआईटियंस ही जा सकते हैं, या बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट के बच्चे ही जा सकते हैं. बट आई थिंक लास्ट 5 years में जो हमारी जर्नी रही है, इनफैक्ट वी वो फॉर्चुनेट कि हमें बहुत अच्छे बच्चे कानपुर शहर के मिले और हर कॉलेजेस से आए. और आज की डेट में लास्ट 5 years में अगर मैं थोड़ा सा रिमेंबर करूं तो आई थिंक करीबन 150 बच्चे ऐसे हैं जो कानपुर से आईएम में पढ़ रहे हैं आज की डेट में. अमेजिंग सो अमेजिंग. तो ये जर्नी जो है सबसे पहले तो बड़ी इंपॉर्टेंट है. जब हम कैट की बात करते हैं तो बहुत से लोगों के मन में एक फियर है कि कैट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम और इसको क्रैक करना बड़ा मुश्किल है, या इट्स नॉट फॉर कॉमन स्टूडेंट. बट आई वुड से ऑल ऑफ देम आर मिथ. तो जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के बारे में बात करते हैं, नॉट ओनली कैट, इट्स अबाउट अदर थिंग्स ऑल्सो. तो फर्स्ट थिंग यू डेवलप राइट माइंड सेट. तो आपका माइंडसेट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. और बहुत बार जब हम एकेडमिक्स करके आते हैं और जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का लैंडस्केप बिल्कुल अलग है. लाइक एकेडमिक्स में एवरीबडी कैन गेट 100%. अगर आपने पढ़ाई करी है तो सभी के 100% आ सकते हैं. बट कंपटीशन में ऐसा नहीं होता है. देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स. सो आई थिंक फर्स्ट स्टूडेंट, जो लोग भी कैट करने में इंटरेस्टेड या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने में इंटरेस्टेड है, दे हैव टू चेंज द माइंडसेट. उनको अपने एकेडमिक्स माइंडसेट से एक कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेड माइंडसेट में आना पड़ेगा, जिसका मतलब है कुछ ऐसा भी करना. अब जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. लाइक जब आप एकेडमिक्स की बात करते हो तो एक सेट पैटर्न का सिलेबस है, बिल्कुल. एक फिक्स्ड पैटर्न है, और आपको पता है, या बहुत सारे स्टूडेंट कोचिंग जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो वहाँ पर उन्होंने पता है कि भाई ये क्वेश्चन का इतना वेटेज है, इस तरह से क्वेश्चंस आएगा, यू प्रिपेयर, यू कैन इजीली क्रैक एंड गेट 90%, 95 और इवन 100% ऑल्सो. बट कॉम्पिटिशन लाइक कैट, दे आर नॉट फोकसिंग लाइक वॉट एवर यू स्टडी इन द होल ईयर, वो सब कैट में शायद नहीं आएगा, उसका एप्लीकेशन होने वाला है. सो आई थिंक फर्स्ट थिंग इज चेंजिंग योर माइंड सेट एंड मेकिंग योर सेल्फ पॉजिटिव. और सेकेंड स्टेप इज, जब आप किसी एग्जाम को क्रैक करते हैं तो सबसे पहले अवेयरनेस अबाउट दैट एग्जाम इज नेसेसरी. तो वेन एवर अ स्टूडेंट कम्स टू अस, तो हम क्या बात करते हैं, पहले कैट के बारे में जानो, व्हाट एग्जैक्टली कैट तो इज. सर क्यों ना फिर आज उसको थोड़ा एलाबोरेट करें. जैसे सर मैं आए व्हाट आई एम रिकॉलिंग कि जो 5 years बैक की बात है, ये बिल्कुल था कि 80% प्लस जो है अगर आईएम्स में जा रहे हैं तो वो इंजीनियर्स हैं एंड देन टू दे आर आईआईटियंस. लेकिन अभी जैसे मैं पीछे देख रहा था कि अगर पीपीएन की एक बीबीए की लड़की भी जो है वो या कॉमर्स ग्रेजुएट भी अगर आईएम तक जा सकता है बच्चा, तो माइंडसेट तो है ही है, इसमें देयर इज नो सेकंड थॉट. तो इस मेजॉरिटी का जो माइंडसेट है उसको अगर चेंज करने के लिए हम जो कैट का एक बहुत कहते हैं ना हिंदी में बड़ा बोले, उसका एक हवा बना हुआ है. नेचुरल सी बात है कि एक जर्नी को प्रोसेस करना होगा और वो उनको ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से शुरू करना होगा. तो थोड़ा सा एलाबोरेट कीजिए आईएम्स को लेकर के, उस कल्चर को लेकर के, क्योंकि मुझे आई रिकॉल कि कंपनीज में जब या जो जनरली जब आप कोई बच्चा कंपनी के लिए प्रिपेयर करता है तो ये होता है कि उसको कंपनी की डिटेल पता होनी चाहिए कि मतलब Yes. मैं अगर बीटेक करके मैं किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहा हूँ तो आई शुड नो अबाउट बिल्कुल. एनी कंपनी. इफ टीसीएस देन आई शुड नो मोर अबाउट टीसीएस, क्योंकि वो मोटिवेशन भी आता है. तो अगर इनको एक्चुअली में वो भी पता चले कि आई एम स्कैट एंड द फ्यूचर, एंड देन हम प्रिपरेशन पार्ट में चलेंगे कि किस ईयर से उनको प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए. सर
तो देखिए, जहाँ तक कैट करने की बात है, एम्स में जाने की बात है, तो अगर आपको मैनेजमेंट पे इंटरेस्ट है, नाउ मैनेजमेंट इज़ लाइक, आप देखते हो जितनी बड़ी-बड़ी एमएनसीज़ हैं, या इवन फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, अगर मैं अपने घर से भी शुरू करूँ, तो एक होम मेकर, एक फैमिली में जो मदर है, शी इज़ ऑल्सो मैनेजर, राइट? नेचुरली। बट जब फैमिली में देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, बट वही जब आप एक एमएनसी में लेकर जाते हो, जहाँ लाखों लोग काम कर रहे हैं, हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस ऑल द एरियाज़, तो फिर यू हैव टू स्केल दैट। और इसीलिए शायद आपको मैनेजरियल स्किल से ऐसे लोग चाहिए जो इस तरह के चैलेंजेस को अच्छे से हैंडल कर सकें। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बहुत सारे आईएम्स क्रिएट किए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिनका एक पर्पस था कि भाई अगर हमें इकोनॉमिकली ग्रो करना है, अगर कंट्री को एक सर्टेन लेवल पर लेकर जाना है, सो यू नीड गुड लीडर्स एंड गुड मैनेजर्स, राइट? और इसी पर्पस को ध्यान में रखते हुए आई थिंक गवर्नमेंट ने बहुत सारे आईएम्स, आज की डेट में अगर हम बात करें, सो देयर आर 21 आईएम्स दैट आर प्रेजेंट, ऑलमोस्ट इन एवरी स्टेट देयर इज वन आईएम्स। और उसमें भी 3 अलग-अलग तरह के कैटेगरी हैं। एक वो आईएम्स जो 2000 के पहले शुरू हुए, जिसमें से आईएम अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, लखनऊ, इंदौर एंड कोझिकोड। सो जनरली a term Blackie is used for them. ओके। उसके बाद there are IIMs that started after 2000 और 2010 में शिलोंग, रोहतक, रायपुर, रांची, उदयपुर, all these are. And then third generation IIMs that is started after 2010 like Visakhapatnam, Amritsar, Sirmaur, Jammu, Bodh Gaya, all these IIMs are there. तो मैं अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताता हूँ। जब मैं आईएम गया, राइट। तो बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चे आज की डेट में एक चैलेंज जो है कि लोग प्लेसमेंट के लिए आईएम जाते हैं, बट बिलीव मी, जब आप आईएम जाते हो तो एक्सप्लोर डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर, राइट? जो एक रिगर है आईएम्स का, जो एक इन्वायरमेंट है, दैट इज़ द फन पार्ट ऑफ इट। और साथ साथ जो लर्निंग है वो तो नेक्स्ट लेवल पर है। सो आई थिंक इफ आई couple of things I would talk about. Yes. There are very few institutions जहाँ आपको एक diverse set of people you come across. Like आप IIT में जाते हो तो you know that all the students are from science background. Yes, yes. Right? If you go to NEFT, maybe all the students from one particular background. या आप NLU जा रहे हो तो legal background के student है. But IIMs are the one place where so much of diversity is there. Like you get people from BTech also, you get people from commerce also, even doctors are also Yes, there. yes. Even fashion designers is also there, and there's a good mix of fresher as well as work experience people. So Okay. IIM is all about learning from your peer group. It's not about there is some faculty that is going to come and teach you, but it is more about learning from your peer group. Second is they are residential campus. अब residential campus में क्या होता है? It is everywhere. Yes, all the IIMs have this concept of having residential campus. तो जब आप IIMs में हो तो आपका dedication और devotion एक ही तरफ है कि you have to be at this place and try to make best use of your time. Because जब आप नॉन रेजिडेंशियल प्रोग्राम में होते हो तो आपकी एनर्जी डाइवर्ट हो जाती है, आप फैमिली में भी हो, आपके अलग अलग और भी कमिटमेंट हो जाते हैं, सो मे बी यू डाइवर्ट योर सेल्फ। बस IIMs ऑफर 100% रेजिडेंशियल प्रोग्राम, तो उसमें क्या होता है, थ्रू आउट 24 आवर्स यू आर इन द कैंपस, और जो आपकी लर्निंग्स हैं दैट आर हैपनिंग इन टीम। तो जब आप एक कैंपस में हो तो आपको टीम्स के साथ बॉन्ड करने का मौका मिलता है, आप अपने सारे असाइनमेंट भी टीम के साथ करते हो, एंड यू गेट टू वर्क विद डिफरेंट ग्रुप्स ऑल्सो। ऐसा नहीं कि एक ही ग्रुप में आप काम कर रहे हो, सो देयर आर मल्टीपल ग्रुप्स। लाइक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सेक्शन में हो सकता है यू आर वर्किंग विद ग्रुप एक्स, देन यू आर वर्किंग विद ग्रुप वाई, सो इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद मल्टीपल सेट ऑफ पीपल, एंड people are coming from all the states. In fact, some people come from abroad also. So that kind of cultural exchange is also there. Like your friends are, somebody is from South India, somebody is from east part of India. तो सिर्फ लर्निंग के साथ साथ आप बहुत सारी डाइवर्स चीज़ों को सीख रहे हैं, एंड दैट इज़ अनदर सेट ऑफ एक्सपीरियंस। और आई थिंक आज के वर्कफोर्स में ये नीडेड भी है, क्योंकि इन द ग्लोबल सिनेरियो यू हैव टू वर्क विद वेरी वेरी डाइवर्स टीम, तो एक वो एक्सपोजर आपको मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मैंने जब तक बीटेक पढ़ा सर, तो जितना भी करिकुलम था दैट वाज वेरी वेरी थ्योरेटिकल। Yes. जब आप IIM पहुंचते हो तो सडनली दिस केस स्टडीज, लाइव प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप, एंड दैट इज वेयर ऑल द फन इज। बिकॉज जब आप चीज़ों को प्रैक्टिकली सीखते हो, आप किसी एक बड़ी कंपनी का केस स्टडी पढ़ते हो, एंड देन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो लर्निंग बिल्कुल नेक्स्ट है। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। So the kind of rigor that you go through inside an IIM, in terms of academics as well as in terms of any other thing also, like in terms of extracurricular activity, in terms of the facilities, infrastructure, they're also one of the best.
सो अगर आपको कभी अपॉर्चुनिटी मिले एज अ स्टूडेंट कि आपको किसी भी आईएम को विजिट करने का मौका मिलता है, बिकॉज आईएम्स ऑफर दिस अपॉर्चुनिटी, ओके ओके दे इनवाइट लॉट ऑफ अंडरग्रेड स्टूडेंट टू विजिट देयर कैंपस टू फील द लाइफ. I think that is really going to motivate you a lot. So that is something very interesting. Like whatever we are discussing, उसके मैं कुछ एक images भी लगा रहा हूँ, वो आप देख रहे हैं इस वीडियो में. इसके साथ ही साथ ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि if you're from कानपुर, I mean since अभी आज हम कानपुर के स्टूडेंट सेंट्रिक बात बहुत करेंगे, तो for you लखनऊ is very close by, and if this is the facility IIMs offer कि आप विजिट करो कैंपस को, क्योंकि रियल मोटिवेशन वहां से आता है. मुझे लग रहा है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता बहुत है. बड़ा रोल प्ले करता है. सर तो अभी वन थिंग कि हमें जो करना है उसके लिए वो ट्रिगर, वो मोटिवेशन चाहिए, एंड दैट डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम दिस वीडियो. दैट आईएम के अंदर क्या है, नाउ आईएम के अंदर जाने का रास्ता क्या है, और उसके लिए क्या बेसिक क्वालिटीज होनी चाहिए आपके अंदर, या उन क्वालिटीज को आप कैसे डेवलप करें अपने अंदर, उन चीजों पे हम बात करेंगे. तो बात करेंगे पूरे प्रोसेस की. प्रिपरेशन में आप पहले क्या प्रिपरेशन सेल्फ करें, इसके बाद में क्या आपको किसी कोचिंग को ज्वाइन करना चाहिए, और कोचिंग में क्या एज मिलती है आपको, और इसके साथ साथ जब आप मॉक पे जाते हैं और जब आप रियल एग्जाम देने जाते हैं. देन सर सिलेबस पे बात करेंगे. Yes. थोड़ा सा एलाबोरेशन लेकर के चलेंगे. ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉडकास्ट इज ओनली दैट यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट आईएम, और जिस समय आप वो जान जाओगे सिर्फ इस एक वीडियो से, मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ी हेल्प होगी आपके लिए. तो शैल वी स्टार्ट विद लाइक कि क्या एग्जाम पैटर्न होता है, Yes. व्हाट आर दी 3 स्टेप्स और 4 स्टेप्स, व्हाटएवर इट इज, मेरिट कैसे आती है, कट ऑफ क्या होता है, ठीक है. एंड देन सेकंड सर वी That's विल right. डिस्कस Yes, अबाउट द yes. सब्जेक्ट एंड हाउ टू मास्टर देम. So I think जब आप कैट के प्रोसेस की बात करते हो तो इट्स अ 2-stage प्रोसेस. Right. फर्स्ट इज कॉल्ड एज रिटन टेस्ट. तो आपको एक रिटन टेस्ट लिखना है, एंड बेस्ड ऑन दैट रिटन टेस्ट, So it's in November every year? I'll talk about that. Okay. तो सेकंड स्टेज फिर क्या होता है आपका, एक ग्रुप डिस्कशन, वैट एंड पर्सनल इंटरव्यू. सो इट्स अ 2-stage प्रोसेस. फर्स्ट इज योर रिटन टेस्ट. अब जब हम रिटन टेस्ट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली जैसे अगर हम किसी और एग्जाम से कंपेयर करें तो कैट की बड़ी कुछ खास बातें हैं. एक कि सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है. इट्स नॉट अ वेरी सिलेबस इंटेंसिव एग्जाम. इट्स बेसिक टेस्ट ऑफ एप्टीट्यूड. अगर हम Okay. बेसिक लेवल पे बात करें तो टेस्ट ऑफ एप्टीट्यूड, एंड इट कंप्राइजेस ऑफ 3 थिंग्स. वन इज योर क्वांट. नाउ बहुत बार मिसकंसेप्शन है, क्वांट और मैथ्स ये दो चीज़ें अलग हैं. सर एडवांस मतलब कंफ्यूजन मैथ्स, एडवांस का हो मैथ्स जाता है. में क्या है, स्टैटिस्टिक्स भी है, डायनामिक्स है, कैलकुलस है. बट जब आप कैट की बात करते हो इट्स मोर ऑफ योर न्यूमेरिकल एबिलिटी, एंड विच इज व्हाट योर सिलेबस ऑफ क्लास 10th, 10th. लाइक योर अरिथमेटिक, एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री. तो बहुत सारे स्टूडेंट जिनको मैथ्स से डर है, या जिनको लगता है अरे मेरे पास 12th में मैथ्स नहीं है, वी हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड से, इन्होंने मैथ्स नहीं ली, बट स्टिल दे आर स्टडिंग इन आईएम्स. तो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए भी है कि जो उन्होंने बहुत हायर मैथ्स नहीं पढ़ा है, बट अगर आप क्वांट में अच्छे हैं तो आप इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं. Second area is DINLR, that is called as data interpretation and logical reasoning. It basically tests your logical thinking. आज के वर्ड में यू शुड हैव गुड अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि आप जब किसी प्रॉब्लम को देख रहे हैं तो आपका क्या मेथोडोलॉजी है टू सॉल्व दैट. सो आई थिंक कैट टेस्ट दैट through this section, that is data interpretation, where how well you understand the data and how well you analyze, and apart from that your reasoning. How is your thought process when a puzzle comes, when a challenge comes, what is your methodology and thought process. And third is obviously reading comprehension and verbal ability, जिसको indirectly लोग English बोलते हैं, but I would call it's more about reading comprehension and ability to use language. It's not about language per se, it's more about comprehension skills. So these are the 3 areas. और कैट में लगभग on and around every year like 3 lakh candidate appear for this exam. Okay. And almost What is if intake you like? if you talk about 21 IIMs, all around on an average total 6,500 seats are available in the IIMs. तो आप ये कह सकते हो कि out of 3 lakh people, 26,500 to 7,000 seats are there in IIMs. Apart from that, there are also very good management institutions apart from IIMs also. Yes. So like XLRI Jamshedpur is there, MDI Gurgaon is there, FMS is there, SP Jain is there. All the IITs are also, like especially IIT Mumbai and IIT Delhi, they have got
one of the best courses. Apart from that, NITI is there. Then ISC Bangalore is also offering So their the exam process is almost similar हाँ, apti based or like except like XLRI, most of these institution take admission through CAT exam अच्छा also. तो CAT आपको सिर्फ examination. CAT ही लिखना है. Mhm. आपने CAT में अच्छा करा तो you So will we get can call. say there are around 10,000 plus. Yes, I mean, if you almost talk about the top exactly. management Yes, schools, yes, yes. If Mhm. I talk about, let's take top 50 to 60 B the schools, schools. altogether you can have 12,000 to 13,000 seats that are available. तो अगर उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए, if you compare it with other exams, then chances of selections are much higher. Because if you compare with exams like IITs, maybe where 15-20 lakh student appears, or maybe for NEET, or for that matter for IAS, I think number of competition, in terms of competition, it is And slightly so, like less. other competition, even probably the same thing is here as well. Like 50% of the students who appear in exams are like half-heartedly without any preparation they appear. So, I mean, in case of That's, CAT, it could see, be like this other is examination. true for every exam. Like lot of student under the pressure of their family or Yes. under the peer pressure, or they start choosing the courses that they are not very suitable for. Hmm. तो बहुत बार क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आफ्टर क्लास 12th इफ यू हैव टेकन मैथ्स देन लॉट ऑफ पीपल आर कंपेल्ड टू प्रिपेयर फॉर जेई इवन दो दे नो दैट दे आर नॉट गुड फॉर दैट. तो एक ये चैलेंज है. तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो, इसीलिए मैंने बोला कि आईएम्स और गुड कॉलेजेस आर नॉट ओनली फॉर प्लेसमेंट. बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि नहीं, एमबीए एज अ टिकट टू great career or great Okay. placement. I think you have to have certain amount of good aptitude and attitude to become a good manager. तो यू डोंट थिंक कि मेरे को एमबीए का डिग्री मिल जाएगा इसलिए आई विल बिकम सक्सेसफुल. दैट्स नॉट द. इफ यू अंडर गो थ्रू द रिगर, राइट, तो इट्स ऑल अबाउट प्रोसेस. अगर आपने प्रोसेस को अच्छे से फॉलो किया है, अगर आपने चीज़ों को सीखा है, तो प्लेसमेंट इज एन आउटकम ऑफ ऑल द एफर्ट्स दैट यू पुट इन, राइट. तो बहुत बार क्या होता है बच्चों में, जब हम बहुत सारे अलग अलग डिग्री कोर्सेज परस्यू करते हैं स्पेशली इन इंडिया, तो हमें लगता है हम सिर्फ प्लेसमेंट को जज करते हैं. Rather than judging the placement or judging the college, we have to judge ourselves also, right? In fact, once you're out of IIM, you're a better product. Exactly. And then your better product, as well as, yes, your value increases because of that rich experience, because of the rich learning that has happened inside. So, the can we campus. get more into becoming the product about Yes. the content? तो अब अब हम वापस आते हैं तो जो कैट में जो 3 सेक्शन, उसी पे मैं आ रहा जस्ट था. कमिंग बैक टू दैट पॉइंट. तो ये देयर आर 3 सेक्शंस एंड दिस इज गोइंग टू बी एन ऑनलाइन टेस्ट. तो यू हैव टू टेक द एग्जाम ऑनलाइन मोड. अब किसको ये एग्जाम देना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैट की एलिजिबिलिटी की बात करें तो एनी स्टूडेंट हु इज इन फाइनल ईयर ऑफ हिज ग्रेजुएशन, Okay. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, सो यू कैन अपीयर इन दिस एग्जाम इन थर्ड ईयर Is there any percentage criteria? Yes, and you should have 50% marks. तो only criteria is that आपका graduation 50% marks से अगर आपने complete कर लिया तो overall 50% होना चाहिए, और अगर आप सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में है तो आपके सेकेंड ईयर तक 50% होना चाहिए. दैट इज एलिजिबिलिटी. बट इसका ये मतलब नहीं कि 50% में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बट यू कैन अपीयर फॉर द एग्जाम. That is the only eligibility, and anybody, like any graduation stream, can take this exam. So if you are from science background, you're from art background, you're from commerce background, you have done BBA or BTech or BR, whatever stream, as long as it is recognized undergrad program, you can appear for the exam like CAT. So that is first thing. Eligibility is 50%. And then बेसिकली अगर हम कैट को क्रैक करने की बात करते हैं तो देयर आर फ्यू स्किल्स दैट यू शुड हैव रादर देन बैकग्राउंड. व्हाट मैटर्स इज स्किल. तो अगर आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी थोड़ा स्ट्रांग है, नंबर्स आपको थोड़ा सा अच्छे लगते हैं, प्लस यू हैव डन गुड रीडिंग एबिलिटी, लाइक एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का. सो कैट इज लुकिंग फॉर दोज पीपल हु आर गुड इन टर्म्स ऑफ रीडिंग, गुड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. अगर आपके अंदर ये एबिलिटीज हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अ प्लेजेंट पर्सनालिटी हु कैन कम्युनिकेट So नाइसली that विद is the पीपल. biggest issue, especially in North India, where like English is always considered the second language, not the first one. Uh, People can do good in logical reasoning, they can do good in quant, but when it comes actually understanding the verbal part, so they get confused कि हम grammar बहुत पढ़ लें या हम vocab बहुत build कर लें. But मैं जो just निकाल पा रहा हूँ इतनी देर में,
It is not about grammar and vocab. It is more about comprehension part. That is how one has to understand. देखिए आपसे सरप्राइज होंगे जानकर कि कैट में vocab का एक भी क्वेश्चन आता ही नहीं है, ना ग्रामर का कोई क्वेश्चन आता है. इट्स मोर अबाउट कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी. लैंग्वेज को आप कितना अच्छे से, लाइक फॉर एग्जांपल आप एक आर्टिकल पढ़ रहे हो, हाउ वेल यू कैन एनालाइज दैट आर्टिकल, कैन यू गेट द जस्ट आउट ऑफ दैट. दैट इज द एबिलिटी दैट दे आर टेस्टिंग यू. और ये एबिलिटी कैन नॉट बी बिल्ड ओवरनाइट, Yes. और इसको कोई कोचिंग भी बिल्ड नहीं कर सकता है. दिस हैज टू कम थ्रू लॉट ऑफ सेल्फ एफर्ट. So it is for them, like what Yes. step they should तो- follow and what age they should तो start मुझे with. लगता है कि अगर कोई भी स्टूडेंट जो मैनेजमेंट की तरफ इंक्लाइंड, इवन इफ यू आर नॉट इंक्लाइंड टुवर्ड्स मैनेजमेंट, मुझे लगता है रीडिंग स्किल एक ऐसी स्किल है जो हमेशा लाइफ में काम आएगी. आप किसी भी प्रोफेशन में जाओगे, यू हैव टू इवॉल्व, यू हैव टू लर्न. बहुत सारे स्टूडेंट को या बहुत सारे लोगों में ये मिसकंसेप्शन होता है कि एक बार फॉर्मल पढ़ाई खत्म हो गई तो अब आपको पढ़ाई नहीं करना है. बट आई एम श्योर आप भी प्रोफेशनल रहे हैं, तो लाइफ लॉन्ग आपको रीडिंग करना पड़ता है. every day, I mean. एग्जैक्टली. सो आई थिंक आई वुड एडवाइज ऑल द स्टूडेंट कि अगर आप मैनेजमेंट में नहीं भी जा रहे हो, फ्रॉम एट द अर्ली और फॉर्मेटिव ईयर्स, या Yes. मैं पेरेंट्स को भी एडवाइस करूंगा कि अपने बच्चों को अच्छी बुक्स से जरूर So उनको this is सामने रख like के रखिए. now what is happening, if we remember of our youth, that was the time जब editorial was supposed to be Yes, mandatory for us that's to right. go through. हम पढ़ते थे उसको, novels बहुत पढ़ते थे, कॉमिक्स बहुत पढ़ते थे इंग्लिश के, लेकिन अभी वो ट्रेंड खत्म हो गया है. मतलब रीडिंग इज ऑलमोस्ट गॉन विद मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स. तो वो रीडिंग कैसे बिल्ड करें, बिकॉज कॉम्प्रिहेंशन विल बी एनरिच्ड ओनली वंस यू आर वेरी गुड रीडर. तो वो कैसे वो इंटरेस्ट को बिल्ड करें, किस तरह से, क्या ऐसा सजेशन दिया जा सकता है कि वो वीकली एक बार वो टाइम्स या द हिंदू या पेपर लें और 1 वीक में उसको फिनिश करें एडिटोरियल पार्ट को? व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी दे शुड? देखिए सर, रीडिंग हैबिट्स में डिपेंड करता है कि मान हम्म। लीजिए मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जो बहुत ज़्यादा मैंने अभी तक रीडिंग नहीं करी है, राइट. हम्म। तो सडनली गेटिंग इनटू एडिटोरियल कुड बी वेरी वेरी चैलेंजिंग, या उसको समझ नहीं आता है तो बच्चे इंटरेस्ट लूज कर देते हैं. तो मुझे लगता है आपको सबसे पहले रीडिंग उस चीज़ की करना चाहिए जो आपको पसंद है. फॉर एग्जाम्पल सपोज आपको क्रिकेट अच्छा लगता है, तो आप क्या कर सकते हो, डेली न्यूज़पेपर में क्रिकेट रिलेटेड आर्टिकल आप पढ़ sports सकते हो, part, स्पोर्ट्स पार्ट आप पढ़ सकते हो. आपको लेट्स टेक हिस्ट्री अच्छी लगती है तो आप हिस्ट्री रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हो. आपको स्टोरी पढ़ना अच्छा लगता है तो आप स्टोरी पढ़ सकते हो. आप कुछ नॉन फिक्शन नॉवल पढ़ सकते हो. अल्टीमेटली फर्स्ट थिंग इज डेवलप अ हैबिट ऑफ रीडिंग, देन Yes. सेकेंड विल कम व्हाट एग्जैक्टली यू रीड. हम्म. अगर हमारे अंदर वो हैबिट नहीं है, वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, तो वॉट एवर विल रीड इट विल नॉट मेक मच ऑफ इम्पैक्ट. तो फर्स्ट थिंग इज स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू लाइक. आप कॉमिक्स भी पढ़ सकते हैं फॉर दैट मैटर. आप अच्छी छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरी बुक्स भी पढ़ सकते हैं. आप मैगजीन्स पढ़ सकते हैं. छोटे छोटे स्मॉल आर्टिकल्स भी आप पढ़ सकते हो. तो इट्स प्योरली योर चॉइस, राइट. और आज की डेट में विद द एडवेंट ऑफ ऑनलाइन, देयर आर सो मच ऑफ मटेरियल दैट इज अवेलेबल ऑनलाइन. आप अपने टेस्ट के हिसाब से शुरू में पढ़ सकते हो. और जब आपका थोड़ा हैबिट बिल्ड हो जाता है, देन डेफिनेटली आप जो कह रहे हैं वो सही है कि हमें कहीं ना कहीं, आई वुड नॉट से वीकली, यू शुड डेली वी हैव टू रीड. अगर किसी हैबिट को इनकलकेट करना, सो दैट हैज टू कम एवरी डे. इट कैन नॉट हैपन ऑन ए वीकली बेसिस. तो मेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस है स्टूडेंट को, अगर किसी को कैट क्रैक करना है, तो सर अगर आप डेली 45 मिनट टू 1 आवर इंटेंस रीडिंग करते हैं, तो आई थिंक Over the years, 50% like, यस 50% बैटल इज वन. तो So when suppose should like one start? आप कभी भी शुरू कर सकते हैं. लाइक Well, अगर आप suppose हाँ, I've done suppose my 10 करिए, plus हाँ 2 आप 10 प्लस and I'm है doing तो my engineering. I'm doing BTech from XYZ any फेयर college. इनफ. Then how should I like get time, and when should I start the journey of CAT? देखिए मुझे लगता है रीडिंग हैबिट जिस साल आप कैट देने वाले हो, उससे कम से कम 1.5 से 2 साल पहले से पहले आपको से। तैयारी शुरू कर देनी चाहिए. और इसमें टारगेट होना चाहिए कि एक तो होता है रेगुलर रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर्स, अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड आल्सो रीड सम बुक्स आल्सो, एंड देयर आर फिक्शनल एज वेल एज नॉन फिक्शनल. सो यू शुड ले हैंड्स ऑन डाइवर्स कंटेंट. आप एक ही तरह की रीडिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम एक ही तरह का न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, सो देयर आर chances that you become biased in a certain direction. So I would advise कि आप multiple sources से, multiple newspapers से आप reading करें. So sir, when it multiple- comes the comprehension part,
must be diversified comprehension one will Yes. get there. Yes. It is not only polity will get, it can Yes, get from yes. polity to economy to international politics to sports Right. or to psychology to Yes, philosophy. yes. Any damn thing Anything. can like, I generally say whatever is there under the sun, oh right? ho Any ho. subject that you can Mhm, think of, mhm. CAT can give passage from that area. So that's why जितना better exposed है, उतना better आप equipped हैं to handle those So passages. comprehension आपका Right. strong हो जाएगा. और Yes. कैट में अगर हम थोड़ा पेपर की बात करें वर्बल में, या मैं सारे हम्म, पेपर्स की बात करता हूँ, तो हम्म. जो लास्ट 5 का ट्रेंड है, लाइक कैट स्टार्ट विद वर्बल एबिलिटी. जो पहला सेक्शन, सो देयर इज एन इंटरेस्टिंग थिंग, लाइक देयर इज अ सेक्शनल टाइम लिमिट इन कैट. Okay, तो okay. जब आप पेपर देते हो, सो इट्स अ 2 hour पेपर Mhm. and there are 3 sections, and for every section get 40 minutes, so that 40 minutes are exclusively for VRC. Next 40 minutes you will get for DILR, and next 40 minutes you will get for quant. तो आपको एक्सक्लूसिवली वो 40 मिनट्स दिए हुए हैं सो दैट यू कैन. अब अगर हम पेपर की बात करें, सो आई थिंक देर आर total 24 questions that are going to come in verbal ability. In verbal ability, out of these 24 questions, there will be 4 passages. Only passages. There are 4 passages which has almost around 16 questions. Okay. Apart from that, there is a part that is called a verbal ability. In verbal ability, you have questions related to three to 4 part. One is called as parajumble. So parajumble is where you have to arrange the sentences into a logical order. Second is summary based question, wherein again you will given a simple paragraph or a paragraph having around 120, 150 words, and then they will ask like what is the best possible summary of this paragraph. Third question we can call is fill in the blanks, right? So fill in the blanks in which you will given a sentence and followed by a paragraph. In the paragraph, there are few blanks, and you have to figure out where this sentence would best fit. These kind of questions can is part of like what you can say is fill in the blanks. And the last is you can say there is called an odd one out. So again, you will be given 5 sentences. Out of that, 4 sentences will be contextually related and connected with each So other, again, and one more of sentence. logical हाँ, reasoning sort all of thing. yes. So this is again a combination of reading ability plus your logical thinking. Yes. So that's why I avoid say this section to be English, because English is more about literature and all that thing. But here you have to apply 2 things. One is your logic and how good you can understand and read the text. These are the 2 abilities. If you can develop over time, I'm sure. Like lot of a student with due amount of time, lot of student come from UP board also. Lot of student, even एक misconception है, बहुत सारे student जो CBSE board और ICSE board से भी आते हैं. So they come with this mindset that my English or verbal ability is really good. But when they start solving the passages of CAT, then they realize that I have to do lot of work. So here your speaking abilities are going to be different, but comprehension abilities are entirely different. So you have to build them over a period of time. Apart from that, definitely there are certain strategies, certain tricks and techniques to solve the question Especially that doing the yes, parajumbles and all exactly you evolve or learn them as time progresses. But most important is There are some ready-made techniques and tools as well. yes, like as an IMS when we deliver these things, so we try to talk about various वो techniques that semantic can dimensions, yes, all syntactical those dimension things all are there. that. But you can only use these tools when your reading is strong. Otherwise, all these tools will not work. So that is one part of the skill. So I think first skill that is needed is definitely good reading ability, and it can be built by anyone. You may not feel demotivated even if you're from a vernacular background or you come from a state board. Still it can be built with a gradual time. If someone spends a kind of 1 year, 1.5 years, I think these abilities can be built very very. Apart from that, let's come to the second part, that is quant. So obviously अब यहाँ पर सर एक चीज़ आपको समझना होगा, जैसे मैंने पहले भी बोला कि सर बोर्ड एग्जाम में क्या है. अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं या किसी एकेडमिक एग्जाम को दे रहे हैं, सो फॉर एग्जाम्पल सपोज यू वांट टू गेट 100%, सो यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन. कैट का जो पैटर्न है दैट इज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज परसेंटाइल. तो जो कैट का रिजल्ट होता है, जो स्कोरिंग होती है, वो परसेंटाइल में आता है. So for example, to get into a good IIMs, maybe someone has to score around 98 to 99 percentile. अब 98-99 percentile doesn't mean कि आपको 98% marks लाने हैं. Right? You will be surprised to know that this year in CAT, almost if a student has scored around 40% marks, he has got almost 98 percentile.
That is the higher तो than. इसका मतलब ये है कि सर एग्जाम में सिर्फ नॉलेज से बात नहीं बनेगी, इट्स ऑल अबाउट सेलेक्टिंग द राइट क्वेश्चन, Right question. आइडेंटिफाई व्हाट यू आर गुड एट इट Mhm. एंड व्हाट यू आर नॉट सो गुड एट इट. सो दैट इज वाई जब कोई भी स्टूडेंट कैट की तैयारी करे तो उसको सबसे पहला काम है, एक तो उसे कैट के बारे में अवेयर होना चाहिए, व्हाट इज द लेवल ऑफ कैट, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग. Otherwise, I see a lot of students, they blindly join a coaching institute or they join the institute and become completely dependent on that. और बहुत बार हम ये भी नहीं एनालाइज करते हैं कि जो सिलेबस हो रहा है या जो टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं आर दे रियली रेलेवेंट और नॉट. Yes. तो इसीलिए एज अ स्टूडेंट ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बिकम अवेयर अबाउट दैट एग्जाम दैट यू गोइंग टू, एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी एग्जाम, लाइक एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम you should know the syllabus, Smart you should, preparation is yes, you needed. should know the latest trends, and so that you can assess that whatever you're studying, whatever is being taught, that is relevant and in the Relevant. right direction. सेकेंड थिंग दैट वी हैव टू एनालाइज इज कि हमें अपना भी एक डायग्नोसिस करना चाहिए. Mhm. तो अगर आप कैट की तैयारी करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट थिंग इज आई एडवाइज ऑल द स्टूडेंट टेक अ स्मॉल मॉक, राइट. Okay. एक छोटा सा मॉक टेस्ट जो एक Mock is available online or एग्जैक्टली like? हाँ ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी स्टूडेंट. सो इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड योर करंट लेवल ऑफ competency, like at what level you stand today, and then you can figure out what are the gaps. तो आप जब ये तैयारी करते हो तो योर बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू फिल ऑल दोज गैप्स. You should not Actually. get into a very standard way of preparation. It has to be very, very customized because everyone's learning ability is different. Everyone's competencies are going to be different. तो जब आप एग्जाम की तैयारी करना शुरू करते हो तो सबसे पहले सेल्फ डायग्नोस करिए कि भाई आपका क्वांट पोर्शन में ज़्यादा प्रॉब्लम है या वर्बल आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है या विच एरिया वेर यू स्ट्रगलिंग मोर. तो उससे क्या होता है कि आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो आपको अपना टाइम शेड्यूल करने में किस सेक्शन को ज़्यादा टाइम डिवोट करना है, कौन से चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना है, दैट प्लान यू कैन ओनली मेक वंस यू हैव एसेस्ड योरसेल्फ. तो पहला स्टेप तैयारी का ये है कि आप अपने आप को डायग्नोस करिए, यू नो द करंट लेवल, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन एलोकेट योर टाइम. कि अगर मान लीजिए मेरा वर्बल वीक है सो आई विल एलोकेट मोर टाइम टू रीडिंग, आई विल एलोकेट मोर टाइम टू लेट्स टेक सॉल्विंग मोर पैसेजेस. सपोज करिए मेरा क्वांट वीक है सो आई विल एलोकेट, सो जनरली वी रिकमेंड लाइक 3 sections are there. So 50, right? Or maybe I can say 40, 30 and 30. So 40% time should go to your weakest section. Mhm. So suppose if you are weak in, let's take quant, तो maybe अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हो 4 घंटे पढ़ रहे हो. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नेवर एवर जज योर प्रेप बाय द नंबर फास्ट दैट यूर डिवोटिंग. बहुत Yes. सारे लोग आपको बताएंगे कि 6 घंटे पढ़ो, 7 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो. We don't count hours in terms of studies. What you should ideally focus on the number of questions that you're able to solve. So for example, अब मैं अगर वर्बल की बात करूं तो फॉर एग्जाम्पल से वर्बल का प्लान क्या होता है, बहुत सिंपल हो सकता है. कैट में देयर आर 4 पैसेजेस दैट विल कम. यू स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट पैसेज. सपोज करिए आपके पास 1 साल का टाइम है तो फर्स्ट 3 months यू कैन सॉल्व 1 पैसेज एवरी डे, Okay. right? Next 3 months you should solve 2 passages on a daily basis. Next 3 months you can solve 3 passages every day, and last 3 months you can solve 4 passages every day. So you are aligning yourself to the With way the the speed. exam is coming. और उसी में आप अपना टाइम मेजर करिए. So if I can solve a passage, maybe let's take my target is that to prepare for CAT I have to solve, let's take 1000 passages. Mhm. So maybe I can divide and allocate time accordingly. रादर देन फोकसिंग कि मैं 5 घंटे पढ़ तो रहा हूँ बट क्या पढ़ रहा हूँ, कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल सपोज आई स्पेंड 2 hours एंड ओनली सॉल्व 5 क्वेश्चन, देन दैट इज नॉट एफिशिएंट वे ऑफ स्टडिंग. तो रादर देन मेजरिंग कि आप कितना टाइम डिवोट कर रहे हो, यू शुड मेजर हाउ मेनी क्वेश्चंस यू नीड टू सॉल्व टू डेवलप सर्टेन लेवल ऑफ skill set or competency to crack that exam. Sir, here's like the strategy part is very important. So, what is the right time to join a coaching? I feel joining a coaching doesn't mean you're going to study the fundamentals there. Joining a coaching means you are with the right kind of competitive students over there. Right kind of mentoring is there, and what not to study is also something which is being suggested Yes, there. that's right. So IMS, and especially now if talk about the Kanpur, what strategy has to be followed by you, and when should a student join you, like for 6 months, for a year, or for 2 year? I mean, in general,
what देखिए has to be जनरली the duration? तो इसलिए मैं स्टूडेंट को हमेशा एडवाइस करता हूँ कि आप अपना डायग्नोस करिए, राइट? अगर हम्म, आपके पास डायग्नोस्टिक है तो फॉर एग्जांपल सपोज माय फाउंडेशन इज वीक, okay. लेट्स टेक सम स्टूडेंट फाउंडेशन इज वीक, तो हम्म, उसे कम से कम 1 साल का टाइम तो डिवोट करना चाहिए मिनिमम। आई फील 1 ईयर इज नीडेड टू प्रेप फॉर कैट। तो फॉर एग्जांपल अब जैसे कैट का एग्जाम जो होता है वो नवंबर में होता है, सो आइडियली गुड टाइम वुड बी टू ज्वाइन समवेयर इन 1 ईयर बिफोर। सो इफ यू आर इन, लेट्स टेक योर सेकेंड ईयर, राइट, आपको प्री फाइनल ईयर में एग्जाम देना है, सो व्हेन यू आर इन सेकेंड ईयर और यू कैन से 1 ईयर बैक, तो अगर आप उस समय कोचिंग ज्वाइन करते हैं या अपनी तैयारी को शुरू करते हैं एक सीरियस नोट पर, can they तो match with academics and all, like students those who are doing engineering, those who are doing BBA, those who are doing others, like देखिए इट्स पॉसिबल बिकॉज आप अगर मतलब इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग योर टाइम वेल, लाइक सबके पास ही सेम टाइम इज अवेलेबल है, तो बहुत सारे रादर देन कैट में आप देखते हैं जो सिलेक्शन होता है ऑलमोस्ट 40% आर फ्रेशर्स, राइट? सो इट मीन्स दीज आर द कैंडिडेट हु मैनेज देयर एकेडमिक्स एज वेल एज देयर प्रिपरेशन। सो लाइक यू से इफ यू आर स्मार्ट, if you are able to manage your time well, so I think both of them go hand in hands, right? तो definitely. like reading ability is something that आप थोड़ा रीडिंग अपने एकेडमिक सब्जेक्ट को डिवोट करते हैं, प्लस एक और बहुत बड़ा बेनिफिट होता है जो मैं स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपका रीडिंग एबिलिटी स्ट्रांग है, दैट विल मेक यू मोर एफिशिएंट, राइट? Yes, आप अगर रीडिंग जल्दी कर सकते हो तो आप अपने सब्जेक्ट को भी तो other subjects as हाँ, well. अपने सब्जेक्ट को भी तो जल्दी कर सकते हो, सो यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। और कैट एक ऐसा एग्जाम है वेयर यू डोंट हैव टू slog through like 8 hours or 9 hours. That's why I said it's not a very vast syllabus. Syllabus के नाम पे if you talk about quant में there are some 14-15 chapters that one has to go through. And then in LRDI hardly 6 to 7 chapters are there that someone has to become good at it. Otherwise it's more of application of what you're studying yes, in quant. so the concept part Yes, is very concept, limited, exactly. but actually the application Exactly. where And now one has come to focus. verbal, then obviously you can't say any syllabus is there. Like for RC, Sky's there is the no limit. prescribed syllabus that so many things have to be taught. Like if you are studying maths, physics, chemistry, then you have certain different topics. So it's not a syllabus oriented exam. It's more about skill orientation, oriented. right? So if somebody is good in numbers or he can develop that numbers, somebody who can develop his thinking ability, and somebody can develop good reading skills, this exam can be cracked by anyone, right? So that's the point that you have to understand. And if you think that you can develop in 6 months, that is also good amount of time. And if you can develop, maybe for some people it takes 1 year, some people can take, so one is like whenever you realize that I want to do management, I want to take CAT, I think that is the day you should start your prep. Now in prep, there is first is your foundational element that you can do on your own, and then you can join coachings. Now coaching, the purpose of the coaching is not that, अब एक misconception है, कोचिंग का मतलब ये नहीं है कि वो कोचिंग आपको सिलेक्ट कराएगा। कोचिंग का मतलब है यू आर गेटिंग राइट पेडागॉगी, you are getting right mentors, your doubts are getting cleared, you are getting a structured material, you are getting your doubts clear, but ultimately your self study is going to matter, right? So इसीलिए मैंने शुरू में डिफ्रेंशिएट किया, लाइक जब आप एकेडमिक्स लिए कोचिंग करने जाते हो तो लॉट ऑफ फैकल्टी मेंबर्स व्हाट दे डू, दे टेल यू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दे टेल यू कि ये पढ़ लो तो आपके मार्क्स आ जाएंगे, बट अगेन दैट्स नॉट द राइट वे। आई थिंक कैट इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स। इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर तो आप इस एग्जाम को अच्छा कर सकते हो, आप एक्सेल कर सकते हो एग्जाम में। सो आई थिंक 1 ईयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। अगर मैं एक एवरेज स्टूडेंट के माइंडसेट से बात करूं, एवरेज का मतलब ये नहीं कि एवरेज का मतलब somebody who is disciplined, who is dedicated, but somehow उसका फाउंडेशन उतना स्ट्रांग नहीं, बेसिक Can मैथ्स you उतना do you अच्छा नहीं। recall Yes. any of your student over last 6 years, 7 years? I mean, who was like initially when he joined the coaching a year back, or like was very poor, or like कि इसका तो कुछ नहीं होने वाला है, and he made it. नहीं, we had lot of students such to recall, I won't take names, but अब Definitely. जैसे हमारे पास एक स्टूडेंट आया, he was doing BBA from one of the institution, एंड उसने मुझे बहुत क्लियरली बताया कि सर मैं स्टेट लेवल पे क्रिकेट खेलता रहा हूँ, राइट, एंड माय पैशन वाज टू गेट इनटू नेशनल टीम, बट with some unfortunate scenario he developed some kind of injury that has hindered him to get into that career. Or state level he was good, so during that time his academics was complete disorder. मतलब आप समझ सकते हो कि जब somebody is very passionate and he was performing, तो उसने मुझे एक चीज बताई कि सर आई एम विलिंग टू वर्क हार्ड,
हाँ, but मेरा background, like I have not been academically oriented. सरप्राइज. Yes, but I can work hard because cricket has taught me I can dedicate more time. वेरी नाइस. And then after that due course of 1 year of study, he did lot of hard work and he got almost 92 percentile in CAT and he's studying in one of the IIMs. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. तो जिसको कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा. तभी अगर सवेरा. आप डेडिकेट करते हो, कमिटेड हो अपने एफर्ट की तरफ, एंड यू गेट into the right mindset, I think you can crack this exam. This is not rocket science altogether. So I think lot we have discussed about the preparation part, how to prepare for your written examination. It's not the coaching. In fact, when you have to start there at your home or the first year of your academics, graduation. Now, once you have cleared इसमें your एक written. और चीज मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई तैयारी करें तो हाँ. बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में करें. आज की डेट में क्या है, देयर इज प्लेथरा ऑफ वीडियोस आर अवेलेबल एट यूट्यूब, बिट्स एंड पीसेस इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल, Yes. and just for the sake of convenience, lot of students think that in the sitting at the comfort zone of their home you can crack the exam. आप जिस स्ट्रक्चर को फॉलो करें, whether you are going to online, offline, Or hybrid. follow whatever. hybrid, whatever mode you follow, but align yourself Hmm. to a structured program At least. rather than looking yeah. for bits की एक टॉपिक यहाँ से पढ़ा, कुछ यहाँ से ले लेते हैं. Because I see a lot of students this habit of collecting indefinite material and they have a lot of See, the subscribe to same multiple they do for videos. JEE. Exactly. Like they So- like get collecting the notes and it is of no use. But that is, and more important is you have to keep analyzing yourself. तो जब हम prep की बात करते हैं, so I would say there are 3 parts of your prep. One is covering through all the basics, like whatever relevant topics are there for the exams, उनके basics को cover करना, उनके ऊपर एक certain level of question solve करना, and then it comes to practicing. Right? तो जितना आप practice करोगे, then only you'll be able to understand what areas you're good at it. क्योंकि CAT is all about selecting right questions. तो आप कैसे अच्छा question select करोगे? Like cricket में भी a batsman practice a lot, but on the run time you have to choose the right balls to hit. If you select the wrong ball, you're going to get out. So similarly, that happens in CAT with a lot of students. They end up choosing wrong set of questions because they haven't given adequate number of mocks. या उन्होंने उस लेवल पे प्रैक्टिस नहीं करी that develops that precision or ability to analyze whether this question I should attempt Yes. or not Not. attempt. So second part is practice, third is mocks. Mocks. Mock is something that is very, very critical. Mhm. No matter how hard and how much effort you have put in, Yes. if you haven't given enough number of mocks, and more than giving mocks, you have to do a lot of analysis of that mocks. Like generally, I keep telling my student, if you have given a 2 hours of mock, at least you have to do 6 hours of analysis. Of every single mock. Exactly. That will bring what is the right strategy for you to handle this exam. Because you are the one who knows like the Yes. problem कहाँ है. Yes, तभी आपको पता लगता है, और कंटिन्यूअसली रीअसेस करना. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है, मॉक लास्ट में देते हैं. जैसे जनरली इफ यू लुक एट एकेडमिक्स होता है, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब हम मॉक देना शुरू करेंगे, या तब हम मॉडल पेपर्स देते हैं, तो लास्ट के 1-1.5 महीने वो मॉडल पेपर देते हैं. बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिफरेंट है. यू शुड स्टार्ट गिविंग मॉक्स फ्रॉम डे 1 इटसेल्फ. Okay. हो सकता है शुरू में आपकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी ना हो, या आपको कुछ टॉपिक्स में उतना कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन ये आपको बताएगा ना कि किस टॉपिक में पढ़ना है, किस टॉपिक में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं. फिर आपने मे बी अगले 1 महीने बाद नेक्स्ट मॉक दिया, फिर 15 दिन बाद. तो आइडियली IMS व्हाट वी डू, वी स्प्रेड आवर मॉक्स फ्रॉम अप्रैल टू November, and in the beginning the frequency is a little less. As we gradually move the number of frequency of mocks increases. But giving mocks on the day 1 is very, very crucial. क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम एग्जाम के 3 महीने पहले पता लगती, then you have some time to work on it. But suppose आपने लास्ट के 15 दिन में मॉक्स दिए हैं and now you realize you're not able to score well, then you don't have any time to do remedies or take corrective measures. So my advice is to take mocks as you go through your preparation, and that is where the crux lies. Most of the students who have got 99 or 99.88 or 99 or maybe 100 percentile are the ones who take a lot of mocks. और बहुत सारे नॉर्मल स्टूडेंट क्या होता है, उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि जब उनके मॉक्स में स्कोर कम आते हैं तो वो गिव अप कर देते हैं, या दे स्टॉप प्रिपेयरिंग. बट बिलीव मी, कैट इज़ अ वेरी टफ जर्नी, राइट? मतलब मैं आई डोंट वांट टू से इजी थिंग्स, बट इट इज़ गोइंग टू बी टफ. इट इज़ काइंड ऑफ मेंटल हेरासमेंट दैट यू हैव टू अंडरगो थ्रू, क्योंकि कभी मॉक में आपका अच्छा स्कोर आएगा,
Kabhi it will dip, it will go into negatives, right? But that's a part of learning. Someday you do well, someday you don't do well, but you have to learn from those mocks what went right for you, what went wrong for you. Giving mocks, analyzing them is going to be very, very critical. So it is like CAT is something where you have to study, and especially in verbal section, everything under the sun. So this what initially I thought within 1 hour we'll cover so much. We'll cover even IPMAT. But I think we could not even cover the written part first. But since most of these students are not now going for the GDPI and VAT section, so you, in a very short, like some 10-15 minutes, just how should they, like, the GD preparation is already Yes, going yes. on in our, GD, VAT, like, and PI prep is going on. all going on. That's So right. if even if they can come, they can come. If they don't, they cannot come. Like, what should they do? Simply being there at home, what kind of practice they should master in, so that they can perform well. And so that is what one suggestion of some 10 minutes of tip to them, like. So I think let's break this bread. Multiple institute have different processes. Like some of the institute will take your group discussion. Okay. Some of the institute might go for extempore. Mhm. Most of the IIMs go for VAT. VAT is called a written ability test, where you will be given one topic and you have to express your opinion. You have to, express your ideas. So again, this tests your writing ability. So writing ability again cannot be developed overnight. So every day Yes. you should get into the habit of writing. So there are a lot of, you can go to previous year, VAT topics that have been asked in IIMs, or you can search for current affair topics. So whatever these VATs will come either from current affair, or they will come from very general topics, and they could be some economics related topic. So these are the topics that they will ask you to write. Now, in terms of VAT, what IIM is going to assess you. One is your clarity of thought. कि आप किसी टॉपिक पर कितना क्लैरिटी के साथ सोच सकते हैं, राइट? डू यू हैव ए क्लियर स्टैंड ऑन दैट टॉपिक? डू यू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट टॉपिक? सेकंड इज स्ट्रक्चर. किसी भी राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका फ्लो क्या है, हाउ वेल यू आर प्रेजेंटिंग आइडियाज. लाइक फॉर एग्जाम्पल, डू यू हैव गुड इंट्रोडक्शन, do you have a solid impactful conclusion, and do you cover some important relevant point? So essay is judged on 2 through 3 things. One is relevant, like where you relevant, or you have talked about something that is really connected with that idea, or you're talking something vague, right? Second is obviously the flow and structure. When I say flow and structure, I don't mean to say that you have to use very good words, or it has to be simple structure, but you should see that this paragraph talks about this paragraph talks about. So you should break your essay into certain paragraph. So I think simple recipe is, whenever your topic given, first thing is spend, let's take you have been given 20 minutes, so you can spend some 3 to 4 minutes in outlining the main points that you want to express, or what I would say is generate your content. So think about what examples are going to come to related to that topic. What are the points that you can discuss? So it's a kind of a skeleton you have to make Yes, you have to first. build a kind of outline or skeleton. Once you have built that, then try to see which point you can elaborate more nicely. It's not about which point is more important. Rather, I would say which point I can elaborate. Okay. So start with an introduction. 3 minutes. Yes, maybe you can Pause, talk give about it. one paragraph for introduction, one paragraph for your conclusion, and then maybe between 2 or 3 paragraph, which you can express your point. And your point should be more in terms of developing an argument, right? Okay. Right. So present some fact, present some data, and based on that, you build what opinion you want to express. That is one way of writing it. And look for the keyword. Suppose you get a VAT which possibly you don't have great idea about that, then you should look for the keywords and try to relate and think that. What a lot of students do a mistake is they write whatever comes to their mind. So they don't structure it well, and that is where they lose out. And that's where they miss their clarity also, because mind is like that, where thousands ideas will keep coming, and you start putting all of them, your essay will become Until quite you have messy. the structure, it is Right. very So, difficult. so I think clarity of thought, structure, and then formal language. See, Yes. this is one problem. A lot of students are in the habit of that, chatting on WhatsApp or Instagram. So, like for example, they write you in You. terms of only you. So there are a lot of words, and moreover, they use a lot of informal words. Uh-huh. So you should resort yourself to writing formal English,
make simple sentences. You should avoid making very very lengthy and complicated sentences. You See, should use simple that is also sentences. something like some of them, like having of using the esoteric word which cannot be Yes, comprehended by. yes, So one should use very simple language, but that is what right. logical one. So I would suggest that before going to your VAT, if you can write some 15, 20 VAT, and the one good tool is, suppose you're preparing for self, maybe you can write your essay and put on maybe some AI tool like Yes. ChatGPT. They will at least modify your grammar part. Mhm. Maybe you cannot get the idea from that, but they will give you what is the formal or better word to replace it Definitely. and how it can be Definitely. structured. So I think you Mhm. can get a feedback right from there also. It's one of the good tool that can be used. And then next part is PI. I think PI is going to be more important because most of the IMs and institute give almost 35 to 40% weightage to personal interview in your complete selection process. So I think PI is something that you really prepare a lot. Now there are some common sets of question. If I have to break down like in what areas your personal interview will go, Mhm. the first is obviously it's about you. So they'll And ask a there lot of, comes the biggest yes, problem. exactly, a lot of Introducing yourself on, yes. I mean, majority get fails. Yes, so I think these are some 5 to 7 questions that will focus on you, like your journey in terms of who you are. Tell me about yourself. Describe yourself. What are your strengths, weaknesses, your significant achievement, your failures, your successes. What are your key lessons that you have learned. So that is one area, and this is the area where you can get lot of mileage also if you can present, because this is the area which possibly you know more than what interview knows, Definitely. and this is where you can get an edge. But lot of students, they take these questions very lightly. So either they are not well structured in these questions or they haven't practiced enough. So I would advise them ideally to write the answers for all these questions. They should think about all the important incidences of their life. They should actually reflect on their 20 to 21 years of journey, and then try to, write down or jot down all the important highlights. And from there, if you can prepare your answers, then See, all see, I read somewhere like if you know your own strengths, you can easily interview. You can exactly. change the like what questions they'll ask actually coming from your own strength. In fact, the first question, the idea of that question itself, Hmm. tell me about yourself, is there are 2 to 3 objectives. One is I'm giving you an opportunity to Yes. speak and give me some clues about yourself. So that we can further. Exactly, we can further explore. And it's a good way to make the scenario very relaxed, because this is the question that you should be really know. You should be aware about it. Now, suppose if you goof off on the question of tell me about yourself, then you are not creating very great impression in the beginning itself, right? So a lot of time, if you're this question, you're not very well prepared, your interview will not go for a very long period of time, or it will not create the right vibes. Uh, if I want to put like tell me about yourself may not help you to get selected, but definitely it can act as a rejection if you don't impress or put the right content. So this personal question you can actually prepare as well as you can rehearse also. Even though someone's communication skills are not good, still you can prepare for See, these questions and there talk is a about that. saying: the first impression is the last impression. Yes, Those 10 seconds are the decisive whether it will lengthen to 30 correct. minutes or like within 5 minutes. Say, So okay, it fine. shows your preparedness. And Yes, if you're not prepared, it means you're not serious. definitely. And suppose if you're not serious about yourself, then Mhm. how serious will become for an organization or Yes. for an IM that you get into it? So Mhm. this is where the intention comes to the picture. Second is obviously if you can give me some interesting, clues about yourself, then obviously people will explore, and that's a great opportunity to what you said, lead your See, interview. it is like the boy who has played state cricket. Probably in interview, he would have taken like the entire journey about cricket only because Yes. cricket and management somehow suited there. Yeah, I remember one of a student, I think 3 years back, he did his BTech from IIT, I think Indore, right? It was a new IIT, and he was called from A, B, and C top Oh. colleges, and Mhm. so generally used to introduce, but he Mhm. said I was not very confident in my engineering subject. So I probed Mhm. him further, and they say that I'm very good in terms of reading history. So I asked him, "What do you read in history?" So he said, "I've read everything related to world wars." So I asked, probed him more, World War One, World War Two, and then we used his introduction that could surround around history and World War, and how the industry have
researched after that, what revolution came after that. And believe me, his interview went on that same topic for 15 to 20 minutes. It's And he natural. made it, right? And had it been, if he had not talked about that, and maybe his interview would have focused on more of engineering concept, Engineering. maybe the chances were there like. So I would say you should figure out what you are good at Strength. it, your strength, and focus on that, or maybe focus on the key skills that you've developed. If you can, figure them out and express them, then I think your chances will increase. So that is the first area. The second area is definitely if you're a fresher, then a lot of questions related to academic background are going to come. So for example, suppose someone has done BBA. So obviously he's supposed to know about marketing, supposed to know Whatever subjects he fundamental has of, studied. yes, finance, and they will ask a lot of relevant questions to that. And moreover, nobody is looking for bookish answers. You have to express your understanding, and it should show some depth in that particular subject, because obviously if you have spent your 3 years in doing something, then what seriousness and dedication intensity that you have shown, that will be manifested through whatever answers you come across. So whenever you are a fresher, you should focus a lot on your academic subject. That is second area. If you're a work experience candidate, obviously a lot of questions will come from your From your experience, experience. your achievement, your job related experiences. They will ask questions. That is the second area. Third area is definitely, which is again very problematic for a lot of students, is why MBA, right? Career goals, long term, short term, and that is where a lot of students give vague answers like I want to get good placement or good job or a good career. All these are very very generic answer. You have to prepare very specific answer to this question. That too centric, you centric. Exactly why you want to do MBA and what are the insights that you want to learn from this program. So for this, you have to go through their curriculum. You should go to the website of those colleges and also analyze what is your career goals. Because obviously MBA would help you to develop or remove some of the skill gaps that you figure out, and that are basically kind of a barrier in terms of achieving career goal. So maybe you should figure out what is your career goal, then what are the skills right now that you have, and what are the gaps that are there, and how that B school will help you to remove those gaps Definitely. and will help you to achieve. If you can form this theme, possibly you will make a very specific answer for yourself. Avoid giving all these answers like good placement, good salary, good job, good network. Obviously, all those are intangibles are there, but they're not the right answer for to this question. So that is another part where a lot of students struggle. And then next part is obviously what you bring to the table. Yes. Like a lot of time B school are looking for a candidate from whom we can also learn something. It's not that you are there to learn everything from the college or the faculty. It's what you bring to the table. What are your skill set? What are your qualities that are going to help you to help that B school contributing more in It's your that way. extracurricular will. Yes, your extracurricular, your teamwork, if you have done, you have demonstrated some leadership ability, all these things are going to help you to showcase as a good candidate. So what I'm saying is you should think like what, it's not about what you are looking from a B school. It's also about what They are you can looking- give to that B school. That is also very, very important. So you should also prepare for that question. Apart from that, they can probe you on your hobbies. They can probe you on your extracurricular activities. Like, for example, if your hobby is like you say cricket, so you should know a little more. You can't simply say that I only watch cricket, but I don't know anything about cricket. Even if that is the case, you should prepare a little more for your interview. So because right now still left with maybe 1 month, of some people it will be on the March end, some people the interview can happen in April also. There's ample amount of time. You can build certain these kind of skills, especially in terms of hobbies. We have to talk about active hobbies rather than a lot of passive hobbies, because you need to show them that you use your time in a constructive manner. So that's another part. And the last part is obviously current affairs. See, even hobbies is something they too like write down the hobbies. Yes. Ki gardening is my hobby. Like something they simplified, like the hobby I should mention, which is not having much questions to ask. So in fact, it should be the natural one, whatever you carry, because then only you are the right one. So even if you don't have a hobby, I think you should start. Yes, you should cultivate hobbies rather than saying that I don't have any hobby, because that becomes very, very negative. Yes. It means you are not a person who's going to use your time very productively. So till now, if you have missed on that,
build some, maybe track stock market, read some good books, right? Interact with people, participate in some NGOs or music or dance or drama, literally. There's so many things So that many one can things. indulge in. So that talks a lot about your personality, and that is very very essential, because every B school looks for an all-round kind of person who is good in multiple areas. You should be good in sports, also good in music, and obviously good in academics. And that is an ideal candidate, that only academics. Can we have just a little tips of 2, 3, 5 minutes on group discussion, participation, having an edge, and then how to like. See, first thing we have to understand why a GD happens, right? A lot of people think GD is all about speaking, but I unfortunately would say that's wrong. GD is about group dynamics, how well you work in team. So I think one key important part of GD is to have a good listening ability. You should listen well. That is also important. Second is, obviously, yes, you will be, if you at all you're getting selected, you'll be selected for speaking also. So express yourself originally, whatever your content is, right? And try to structure it nicely. So I think you can't underestimate the ability of putting your words in a very right structured, and try to stay as relevant as possible. That See, is. attentive listening is something which will help you out even with an unknown topic given to you. So a lot of time what has happened, like for example, a GD happens, a lot of provocative and aggressive student are there, and unfortunately didn't get time to speak. But if you can summarize it well, you can Yes. conclude that, still there is a good chance that you can get selected. Now that conclusion and summary can only happen if you have listened to the GD well. So that is something that people appreciate, that how good your listening abilities are there. Moreover, in GD, your content should be connected with what previous speaker has talked about, and that will only happen when you have demonstrated listening skills. Listening skills. Second is, don't try to be very very aggressive, don't cut across people. Even if you know more about the topic, even if you are a good speaker, still you should give opportunities to other also, because that is how the sign of a good leader and good worker is. So those skills one They're must demonstrate. seen in a few like the in a few students. They do one thing. They are very good. They are very good in conversation. They come, deliver their like 1 minute 30 seconds of content, and then they disappear for the next 10 minutes. That's So the presence or the 2, 3 entries supposed to be Yes, like yes. mandatory for everyone. Yes, I think if you want to, give effective contribution, I think first rule is try to be in the first 3 to 4 speakers. If you can't open, if you can open, that's nothing like it. Nothing like that. But if you can open, it's a risky thing, right? If you know about the topic well, then only you should start opening. Otherwise, you It's can be good in to first three listen and years. then You be a can be in the second, third. first 2, 3, 4 speakers, and after that, at least 2 to 3 times if you have participated. But don't try to be repetitive, right? Just because you have said, sir has said you should speak 3 to 4 times, you are trying to repeat the same content. That is not going to add. So you have to bring new perspective, new ideas. If you can bring that in the GD, I think that will help you to Sometime do I well. have seen like students are very good in content, like they can deliver very rich content. That is what verbal part. But when it comes non-verbal communication, they Yes, get failed over there. Their eye contact, the way they sit, yes, yes, and yes. the way they fold their Correct. hands and all. That is also something which is to be suggested Absolutely to them. right. I think the first thing is, like, you have to be look energetic and dynamic. A lot of students sit dull, right? So you have to be really very alert and dynamic. That is the first thing. Then you should sit rightly in the GD. Like some students sit cross legs, right? So you should not sit cross legs. At least for males, it should be strictly no. And for females, they have to sit. They can sit cross leg, but there has to be formal gesture that needs to be made. Another thing is, good eye contact is needed. Like when you're talking, ensure that you have met an eye contact with almost all the aspirants, right, for a very limited period of time, but make a good eye contact. Making eye contact with a few people, or make not making an eye contact, is not a very great sign. And possibly then you can emerge as a good leader. So if you really want to demonstrate your leadership quality, that will happen if you have made a good eye contact with the people. That is second thing.
third is don't be very aggressive in terms of cutting, like for example saying that I don't agree whatever you say, or sometimes they throw their hands like that, or let me speak. All those actions You should know. be are very unprofessional. Pointing out fingers, Mhm. questioning someone and Or probing. saying I don't agree with your point and Exactly. So all you that. need to put it in a very subtle and professional manner. Yes. Ki, my dear friend, I have a different opinion, or maybe I have a different perspective. So you have to bring, like you disagree with the idea of the person rather than disagreeing With a in person. person, right? So that's where you have to draw a fine line and possibly create opportunities for yourself as well as others also. These are the things that will help you to do So well. hope you all have understood actually the process of getting through the entire journey of cat. Uh, Last mantra, which definitely I want you to give to them. We decided, like, okay, or rather, I was thinking of today we'll touch another section that is like 5 years integrated program, doing your MBA, that is BBA plus MBA sort of, that is called like IPMAT. So if you like this video, we'll definitely in our next video we'll cover entire journey of preparation for IPMAT. So final mantra to them, those who are there watching our video. I think final mantra is like stay motivated, stay positive, and focus on developing your skills, right? And apart from academics, involve yourself in other activities. I think that is the best thing. And moreover, if you are serious in CAT, reading skills is something that you should do apart from that basic numeracy. So start solving class 9, 10th, maths books before joining an institute or taking any program. I think that is the basic foundation that you have to work with. And finally, I'm not supposed to say, but I must say, for such insightful videos, do subscribe our channel. Thank you very much. Okay.